हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्पीक माउथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी बिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को इस छोटे से परिवार की तरफ से आप सभी को, भाई बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाओं और बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा डिस्ट्रिक्ट चल रहा था अजमेर, क्लासें चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है, नया है, वो देख सकता है वहाँ पर। तो दोस्तों, आज हरियाली अमावस्या से याद आया कि हरियाली अमावस्या से अजमेर में कौन सा मेला भरता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं अभी। और अपने भावपूर्ण स्नेहपूर्ण जो कमेंट है, टिप्पणियाँ हैं, वो भी ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अजमेर। अजमेर में हम कल की क्लास में हमने देखा था कि इतिहास के बारे में, अजमेर के इतिहास के बारे में हमने देख लिए थे। मुग़ल बादशाह के बारे में, मुग़ल बादशाहों के बारे में देख लिया था हमने। अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में, जो दोराई के युद्ध में विजय हो जाता है और मुगल सत्ता हासिल कर लेता है। दोराई अजमेर में पड़ता है। तो ये लास्ट बात हमने कल की क्लास में देखी थी। तो दोस्तों, आज हम इसके बाद में आगे इसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आगे बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद औरंगजेब के बाद में जो भी मुगल बादशाह बना था, उसका कोई खास दबदबा नहीं रहा था, जो कि शहीद बंधुओं के हाथों में था। उन्हें किंग मेकर कहा जाता है, जिन्हें शहीद बंधुओं, उनके माता पिता अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ है, वो आज बताने वाला हूँ मैं। यानी आज की हमारी क्लास रहेगी अजमेर से संबंधित ब्रिटिश काल और अजमेर के पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और अपनी इसी मुस्कान के साथ अपने जोश भरे इस आनंद लीजिए इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, जो भी पर्यटन स्थल है, ताकि कभी घूमने जाओ आप तो आपको याद रहे कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी ब्रिटिश काल से संबंधित जो भी अजमेर की महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश काल से हम बात करते हैं। ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहांगीर ने अनुमति दी थी, सर टॉमस रो जो व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था और उसको अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है भारत में 1600 ईस्वी में। बेसिकली हम पहले ब्रिटिश के बारे में बात कर लेते हैं, ब्रिटिश काल के बारे में। तो यहाँ पर पहले बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। फिर धीरे धीरे ये अपने अधिकार में करने लगी और वैसे मुगल बादशाहों का दबदबा भी कुछ नहीं रहा फिर भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर चलते चलते कालांतर में एक युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं प्लासी के नाम से, प्लासी का युद्ध। दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को, जो बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को, और बंगाल पर इन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। राजनीतिक सत्ता, अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता कब प्राप्त हुई? 1757 को बंगाल, और प्रथम गवर्नर से बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ का बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो दोस्तों, हम अब इसके बाद में बात करेंगे कालांतर में। इसके बाद में एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। इस युद्ध के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में पूर्ण रूप से सत्ता हासिल हो गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी दोस्तों। तो इसी बक्सर के युद्ध के बाद में भारत में, संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ये हमने बेसिकली जान लिए इंफॉर्मेशन जो ब्रिटिश काल से संबंधित थी। तो दोस्तों, आज हमारे बात रहेगी ब्रिटिश से, जो कि अब 1764 में संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया इनका। तो फिर इनका एक दबदबा रहा था कि राजस्थान के राजपूत शासकों को भी अधीन करना। तो इनको अधीन करना है, तो फिर कालांतर में 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। रेजिडेंसी की स्थापना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की? आपको पूछ लिया जाए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई कब की गई? तो कब की गई? 1832 में। जो कि एग्जाम में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए
राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई, तो 1832 भी ऑप्शन में होगा और 1818 भी ऑप्शन में होगा। तो आपका राइट आंसर 1818 माना जाएगा, क्योंकि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में दिल्ली में की गई थी पहले। और क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर कब स्थापित किया गया, कब किया गया, 1832 में। यानी अजमेर को केंद्र बनाया गया ब्रिटिश काल, यानी अंग्रेजों ने अजमेर को केंद्र बनाया, पहले मुगल बादशाहों ने अजमेर को केंद्र बनाया अपना। तो यह केंद्रीय स्थिति रखने के कारण अजमेर का उपनाम एक आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसी कारण राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो यह हो गई राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में की जाती है और प्रथम इसका गवर्नर बनाया जाता है, प्रथम एजीजी इसका बनाया जाता है मिस्टर लोकेट को। बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी की। राजपूताना रेजिडेंसी की, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, अजमेर में। और प्रथम एजीजी इसके कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट। तो ये दोस्तों हो गई 1832 तक की बातें। तो हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों राजपूताना के शासक जो भी थे वो मराठों से और पिंडारियों से बहुत परेशान थे। मराठों और पिंडारियों से परेशान होने के कारण यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की राज्य हड़प नीति और जो कि पारतक्य अधीनस्थ की नीति है, इनके तहत राजपूताना के सभी शासकों को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार की थी। और यहाँ पर बात करते हैं राजपूताना की, तो यहाँ पर सहायक संधियाँ होती है, सहायक संधियाँ, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के अनुसार, लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। और इन्होंने राजपूती शासक जो कि मराठा और पिंडारियों से परेशान थे, तो ये सभी सहायक संधियां कर लेते हैं। अब सहायक संधि क्या होती है कि आप हमारे मित्र, हम आपके मित्र, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, यही सहायक संधि। सहायक यानी एक दूसरे का सहयोग करना, यह हो गई सहायक संधियां। अब सहायक संधियां राजपूती शासकों ने कर ली। तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों, सहायक संधियों के तहत अब राजपूताना में अंग्रेजों ने अपनी इन पर नियंत्रण रखने के लिए सैनिक छावनियों का गठन करना पड़ा, निर्माण करना पड़ा। तो राजपूताना में आप सभी को पता होना चाहिए कितनी सैनिक छावनियों का गठन किया गया, निर्माण किया गया था, 6 सैनिक छावनियों का। कितनी सैनिक छावनियाँ, 6। वो आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा मैं। एनी ने ब्याह देखे, इसके अनुसार आप सभी को 6 सैनिक छावनियां बता दूंगा मैं। और इससे क्या मतलब है, इससे हमारा अजमेर से संबंधित जो की बात होगी मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट। जब क्रांतिकारी हम पढ़ेंगे, जब आंदोलन हम पढ़ेंगे, तब आपको पूरा बता दिया जाएगा विस्तार से। तो दोस्तों हम इससे 6 सैनिक, पहली सैनिक एनी से ए से हो जाएगा एरिनपुरा, एरिनपुरा, नी से नीमच, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उस समय राजस्थान में थी। और तीसरी होगी न से नसीराबाद, जो अजमेर में पड़ती है। और ब्याह से ब्यावर, और दे से देवली, टोंक में, और खे से खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां हो गई राजपूताना में। ये 6 सैनिक छावनियां थी। तो अब इनके बारे में देखते हैं। पहले हम आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी छावनियां हैं जिनको 1857 की क्रांति के समय जिनमें सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, जिनमें सैनिक विद्रोह ने भाग नहीं लिया। तो वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। इन्होंने ये ऐसी सैनिक छावनियां 2 जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, यानी खेरवाड़ा है आपके उदयपुर में और ये है अजमेर में। ब्यावर जिसे कर्नल डिक्सन के हाथों द्वारा बसाया गया शहर है, परकोटे का निर्माण करके। ये हो गई 6 सैनिक छावनियां। हम आज बात करेंगे नसीराबाद के समय। अच्छा, एक बात आपको बता देता हूँ, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी कौन था इस समय, राजपूताना का एजीजी कौन था, राजपूताना का एजीजी होता है पैट्रिक लॉरेंस।
पेड्रिक लॉरेंस राजपूताना के उस समय एजेजी थे। तो हम बात करते हैं आज नसीराबाद छावनी जो अजमेर से संबंधित है, और ब्यावर की तो वैसे ही कोई बात नहीं है क्योंकि 1857 की क्रांति में ये भाग ही नहीं ले थी। तो हम बात करेंगे अजमेर से संबंधित, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है अजमेर, तो अजमेर संबंधित बात करेंगे तो बात आती है नसीराबाद छावनी की। और नसीराबाद छावनी में जो राजस्थान में श्रीगणेश हुआ था क्रांति का, वो नसीराबाद छावनी से ही हुआ था दोस्तों। तो हम बात करते हैं नसीराबाद छावनी की, जो कहाँ पड़ती है? अजमेर में नसीराबाद। यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम सैनिक, जो कि कब हुआ था सैनिक विद्रोह? 28 मई 1857 को। यहाँ पर न से न्यूबरी अंग्रेज अधिकारी, ब से बख्तावर सिंह, याद रख सकते हैं आप, बख्तावर सिंह। यानी यहाँ पर विद्रोह हुआ था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। बख्तावर सिंह और हीरा सिंह दो थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह होता है। और न्यूबरी और कर्नल स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी जाती है बख्तावर सिंह के द्वारा। यहाँ पर विद्रोह होता है और यहाँ पर इस सैनिक छावनी को लूट करके फिर दिल्ली चल दिए पड़ते हैं। यही है नसीराबाद छावनी, जो कि कब हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ था 28 मई 1857 से। जो न से आप याद रखिए न्यूबरी, और वैसे बख्तावर सिंह ने इन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? न्यूबरी और कर्नल स्पॉटिसवुड की। तो बात करते हैं हम आगे। अब नसीराबाद छावनी, इससे इंपॉर्टेंट बातें ये हो गई। अब बात करते हैं जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में। तो उस समय एक अजमेर दरबार लगा था। वो किसका दरबार था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक का अजमेर दरबार। अजमेर दरबार कब लगा? 1832 को। ये आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, क्योंकि एक कथन बताने वाला हूँ। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, जवान सिंह इस समय मेवाड़ के महाराणा है। और ये दरबार लगा था, तो इनको भी निमंत्रण भेजा गया। तो इन्हें बुलाया गया कि यहाँ पर अजमेर की भाई विलियम बेंटिक, हमारे कर्नल विलियम बेंटिक का दरबार है, आपको सादर निमंत्रण है। तो यहाँ पर जवान सिंह का सटीक जवाब क्या जाता है कि जब हमारे पूर्वज मुगल बादशाहों के दरबार में भी नहीं उपस्थित हुए, तो मैं कैसे जा सकता हूँ आपके दरबार में, अजमेर में कैसे जा सकता हूँ? यह कथन आप सभी को पता होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि कथन से संबंधित क्वेश्चन जो भी है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो भी कथन से संबंधित जो कि क्लास है आपने पिछले डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और जवान सिंह जो कथन क्या कहता है यहाँ पर, इसका कथन क्या रहता है कि हमारे पूर्वज मुगल बादशाह के दरबार में भी नहीं उपस्थित हुए, तो मैं कैसे जा सकता हूँ आपके दरबार में, अजमेर में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? ये कथन किसका है? जवान सिंह का है, मेवाड़ महाराणा जवान सिंह, जो कि विलियम बेंटिक का दरबार हुआ था 1832 में। अच्छा, विलियम बेंटिक के बाद में, अब इसके बाद में 1870 की बात आती है। 1870 की इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएगी आपको सभी। 1870 में लॉर्ड मेयो का दरबार लगता है अजमेर में, वही कर्नल लॉर्ड मेयो का दरबार लगता है 1870 में। और इसी दरबार के अनुसार एक कॉलेज का निर्माण किया जाता है 1875 में। आप सभी को पता है मेयो कॉलेज का। दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, प्रथम प्राचार्य किनको बनाया गया था। और इसके सेकंड जो द्वितीय प्राचार्य है वो थे गिब्सन को इस मेयो कॉलेज का शाहजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहजहां किसने कहा था, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, ताकि आप सभी को भी पता रहे अपनी कितनी तैयारी है, अपना आंकलन कर सकते हैं दोस्तों। तो गिब्सन को कहा जाता है इस मेयो कॉलेज का शाहजहां, क्योंकि इसी के अधीन, इसी के देख रेख में इस मेयो कॉलेज का पूरा जो निर्माण हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं साइड में मेयो कॉलेज का फोटो फ्रेम। इसमें जो ऊपर के जो सारे दरवाजे हैं वो आप मेयो कॉलेज जो कि गिब्सन के देख रेख में बनाए गए थे। तो दोस्तों गिब्सन को मेयो कॉलेज का शाहजहां कहा जाता है। अब मेयो कॉलेज बनाई गई थी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि राजपूती राजाओं और उनके युवराजों के लिए। तो आपको पूछ लिया जाए प्रथम युवराज कौन था,
प्रथम युवराज, इसमें दाखिला देने वाला प्रथम युवराज यानी एडमिशन कराने वाला। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। प्रथम युवराज था मंगल सिंह, जिसका नाम क्या था? मंगल सिंह, जो कहाँ का था? अलवर का युवराज, अलवर का युवराज। आपको पता होना चाहिए ये सब। ये थी हमारी जो भी ब्रिटिश काल से संबंधित संपूर्ण बातें। लॉर्ड मेयो का दरबार हो गया 1870 में, और 1875 में इस मेयो कॉलेज की रूपरेखा तैयार की गई थी, और बनकर कब तैयार हुआ? गिब्सन की देखरेख में, जिसे शाहजहां कहा जाता है मेयो कॉलेज का। और मेयो कॉलेज में प्रथम दाखिला करने वाला विद्यार्थी कौन था? मंगल सिंह, जो कि अलवर का युवराज था। आज अब बात करते हैं थोड़ी सी अजमेर के उपनाम के बारे में। अजमेर के उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं आज हम, अजमेर के उपनाम के बारे में। तो अजमेर के उपनाम क्या क्या है? पहला उपनाम, इसे अजय मेरू, जो अजय राजगुरु द्वारा बसाया गया नगर है अजय मेरू, इसे क्या कहा जाता है? अजय मेरू। पहला हो गया अजय मेरू। और पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा बसाया गया नगर है, इसलिए इसे पृथ्वीपुर भी कहते हैं। इसके ये दो उपनाम मिलते हैं। और क्या मिलता है? और अभी बताया था, जो मुगल बादशाहों ने इसे अजमेर को केंद्र बनाया अपना, ब्रिटिश अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया, तो एक राजस्थान में केंद्रीय स्थिति रखने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। और विश्व हेबर ने तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसे जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। किसने? विश्व हेबर ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व हेबर ने इसे तारागढ़ दुर्ग की संज्ञा दी है। 3 नंबर क्या हो जाएगा? राजस्थान या भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आ गया जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो वो राजस्थान का जिब्राल्टर, और ऑप्शन में तारागढ़ और अजमेर दोनों हो तो आपको तारागढ़ सही करना है, न कि अजमेर। और ऑप्शन में अगर तारागढ़ न हो तो आपको अजमेर सही करना है। अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और यहाँ पर ख्वाजा साहब की चिश्ती संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण ख्वाजा साहब की नगरी कहते हैं, इसलिए इसे भारत का मक्का यानी मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थान भारत में है, तो वो कहाँ है? अजमेर में, इसलिए भारत का मक्का या मदीना कहते हैं। अजमेर को भारत का मक्का या मदीना कहते हैं। अब भारत का कहते हैं तो अजमेर का, इस राजस्थान का तो मक्का मदीना कहते हैं। तो ये हो गए 4 उपनाम। और क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी किसे कहते हैं? राजपुताने की कुंजी। जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग को कहते हैं, वैसे ही राजस्थान की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं राजपुताने की कुंजी। और यहाँ पर ब्रह्मा नगरी, पुष्कर को ब्रह्मा नगरी कहते हैं, हिंदुओं की धार्मिक नगरी जिसे कहते हैं, ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होने के कारण इसे ब्रह्मा नगरी कहते हैं। और मुस्लिम समुदाय की प्रधान पीठ ख्वाजा साहब की नगरी कहते हैं। मुस्लिम अनुयायियों की जो गहरी आस्था है और नारेली आश्रम यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल किसे कहते हैं? अजमेर को। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा नगरी, पुष्कर में ब्रह्मा नगरी, ब्रह्मा जी का विधिवत रूप से पूजा होती है। और इसे ख्वाजा साहब की और नारेली आश्रम, जैन अनुयायियों का गहरी आस्था रखने वाला नारेली आश्रम यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सभी धर्मों का नगर कहते हैं, इसे सभी धर्मों की नगरी कहते हैं और सांप्रदायिक सद्भावना का नगर कहते हैं। ये हमने अजमेर के बारे में, उपनाम के बारे में हमने चर्चा कर ली दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके उपनाम क्या क्या है? अजय मेरू या पृथ्वीपुर, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, भारत का मक्का मदीना, और राजपुताने की कुंजी और सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल। ये हमने बात कर ली दोस्तों आज। और अब बात करते हैं अजमेर के जो भी पर्यटन स्थल होंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसके आज बात करेंगे पर्यटन स्थल, अजमेर के जो भी पर्यटन स्थल होंगे, क्योंकि आप सभी को बताया हुआ है कि घर बैठे आप सभी अजमेर के प्रत्येक जिले का दर्शन करवाया जाएगा। तो दोस्तों
पर्यटन स्थल के बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो आज हमारा पहला पर्यटन स्थल आपको देख रहे हैं इस फोटो में, पहला पर्यटन स्थल क्या रहेगा हमारा? अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? देख रहे हैं अजमेर में रेलवे स्टेशन के पास है। आप कभी जाओ तो देख लेना, मेरा तो देखा हुआ है। अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा, भाई ये क्यों प्रसिद्ध है? ये जो अभी मुगल बादशाहों में सैयद बंधु प्रसिद्ध हुए, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, अभी मैंने बताया था सैयद बंधु, इनके माता पिता है। इनका मकबरा कहाँ है? अजमेर में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? तो ये सफेद संगमरमर से निर्मित है, यही विशेषता है इसकी। क्या है? सफेद संगमरमर से निर्मित है। सैयद बंधुओं के माता पिता अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा। आपको पूछ लिया जाए अब्दुल्ला खां और बीबी का मकबरा कहाँ है, तो ये कहाँ है? अजमेर में, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है। कभी काम पड़े जाने का तो देखना जरूर आना, अच्छा है। और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, इसकी यह विशेषता है। अगला अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों, अगला हमारा पर्यटन स्थल होगा 2 नंबर बापूगढ़ या बजरंगगढ़। कहाँ पर है? अजमेर में ही है, बापूगढ़ या बजरंगगढ़। इसे बापूगढ़ क्यों कहा जाता है? सेकंड हमारा पर्यटन स्थल रहेगा बापूगढ़ या बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ ये कहाँ है? यही अजमेर में है, अजमेर में स्थित है बापूगढ़ या बजरंगगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि ये प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, इसलिए इसे बजरंगगढ़ कहा जाता है। और मराठा सरदार बापू जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन थे? मराठा सरदार बापू जी सिंधिया। सिंधिया द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिसे बापूगढ़ कहा गया। और यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इसे बजरंगगढ़ कहा जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों पर ही एक पहाड़ी जिस पर स्थित है, जिसे बापूगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है अभी वर्तमान में। और ये मराठा सरदार बापू जी सिंधिया द्वारा बनाया गया था। यह हमारा सेकंड पर्यटन स्थल हो गया। अगली हम बात करते हैं, यही कहाँ है? अजमेर में। अगली आपको पूछ लिया जाए कि घोड़े की मज़ार कहाँ स्थित है? भारत की एकमात्र घोड़े की मज़ार, जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। जैसे कई लोक देवियाँ पढ़ी होगी आपने, जिसमें दाई प्याले और एल्कोहल चढ़ाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। अपना तीसरा पर्यटक स्थल क्या रहेगा? घोड़े की मज़ार। घोड़े की मज़ार ये कहाँ स्थित है? अजमेर में ही स्थित है। घोड़े की मज़ार, जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, प्रसिद्ध घोड़े की मज़ार कहाँ है? अजमेर में। आपको पूछ लिया जाए किसकी दाल चढ़ाई जाती है, तो चने की दाल चढ़ाई जाती है। वो ये घोड़ा किसका था? आपको सभी को पता होना चाहिए, ये घोड़ा किसका था? मीरान साहब का घोड़ा था। किसका था? मीरान साहब का। ये घोड़ा था मीरान साहब का। अब आपको पूछ लिया जाए मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन आ गया, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। और घोड़े की मज़ार जो वो भी कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। और यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। ये अपना हो गया तीसरा पर्यटन स्थल। तो हम बात करते हैं दोस्तों अगले पर्यटन स्थल, जो कि हमारा आप सभी को पता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि यहाँ पर पहले संस्कृत कंठाभरण या प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर था, जिसको कालांतर में तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसे 16 खंभों की मस्जिद भी कहते हैं। 16 खंभों की मस्जिद। आप गिन सकते हैं इसमें कितने अक्षर है, मात्रा समेत 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 खंभों की मस्जिद भी कहा जाता है। इसे आसानी से याद रह जाए, 16 खंभों की मस्जिद किसे कहा जाता है? 2.5 दिन के झोंपड़े को। और 2.5 दिन को क्यों, इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फारसी इतिहासकारों का मानना है, फारसी इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण हुआ था 60 घंटों में, यानी 2.5 दिन में हुआ था। और इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसका यहाँ पर
2.5 दिन का उर्स भरता है। पंजाब शाह पीर का जो कि रजब माह में भरता है 1 से 6 तारीख तक, वो 2.5 दिन का उर्स भरता है। और यहाँ पर इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और इससे पहले यहाँ पर क्या था दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं। संस्कृत कंठाभरण मंदिर, जिसे आप संस्कृत पाठशाला कहते हैं, प्रसिद्ध भारत का सरस्वती मंदिर कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान ने करवाया था। और इस पर हरिकेली नाटक भी रचित है संस्कृत भाषा में। कुछ लाइनें हरिकेली नाटक की, जो कि इसे तुड़वा कर यही पत्थर है ना, इसमें यूज किए गए। तो आज भी आप जाओ तो देख लेना, इसकी लाइनें आपको मिल जाएगी लिखी हुई इस मस्जिद की पत्रों में। तो दोस्तों हरिकेली की रचयिता कौन है, आप सभी को पूछ लिया जाए तो विग्रहराज चतुर्थ। हम बात करते थे संस्कृत कंठाभरण, जिसको तुड़वाकर कालांतर में मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तुड़वाकर क्या बनाया जाए? 2.5 दिन का झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। अच्छा आपको पूछ ले, भारत की प्रथम मस्जिद किसे कहते हैं? कुव्वत उल इस्लाम, जो दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम, इसे भारत की प्रथम मस्जिद कहते हैं। इसी के द्वारा निर्मित है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में। तो ये हो गया हमारा 2.5 दिन के झोंपड़े संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पर जो मस्जिद बनाई थी ये 16 खंभों की है, इसे आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं अगले पर्यटन स्थल की, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है दादाबाड़ी। बताइए कमेंट करके, दादाबाड़ी का क्या प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? दादाबाड़ी में स्थित है जिनदत्त सूरी का मंदिर, जो जैन धर्म से संबंधित है। जिनदत्त सूरी मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। आप देख रहे हैं फोटो में जिनदत्त सूरी मंदिर। कौन सा है अगला? हमारा 5 नंबर पर्यटन स्थल हो जाएगा दादाबाड़ी, अजमेर में स्थित है दादाबाड़ी। दोस्तों देख रहे हैं जो दादाबाड़ी है, यहाँ पर जिनदत्त सूरी का मंदिर है। जिनदत्त सूरी का मंदिर, जो कि जैन धर्म से जैन अनुयायियों की गहरी आस्था है यहाँ पर, इसलिए यहीं पर नारेली आश्रम भी स्थित है। और यह है जिनदत्त सूरी का मंदिर। किसका मंदिर है दोस्तों? जिनदत्त सूरी का। और यह जैन धर्म से संबंधित है, आप सभी को पता है, जैन धर्म से संबंधित। तो आपको पूछ लिया जाए जिनदत्त सूरी का मंदिर कहाँ है, तो वो है दादाबाड़ी में। वो दादाबाड़ी कहाँ है? अजमेर में। ये हमारा हो गया जिनदत्त सूरी मंदिर अजमेर में। अगला हमारा पड़ता है जो भारत का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, भारत का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जिस पर जहाँ की कलौंजी और अजवान बहुत प्रसिद्ध है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तबीजी। अगला हमारा रह गया पर्यटन स्थल तबीजी। अजमेर में एक स्थान का नाम है तबीजी, जहाँ भारत का प्रथम, राजस्थान का प्रथम हो गया बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीजी में स्थित है। भारत का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जहाँ की कलौंजी आप सभी जानते होंगे, कलौंजी और अजवाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कलौंजी और अजवाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको एक स्थान का नाम पता होगा, तिलोनिया। तिलोनिया गांव, ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में ही है तिलोनिया गांव। तिलोनिया गांव का क्या प्रसिद्ध है भाई? तिलोनिया गांव में ऐसा क्या है कि हमें इतिहास में इसको देखना पड़ता है। तिलोनिया गांव, तो तिलोनिया गांव को अब देखते हैं। जो अरुणा रॉय का तो आप जानते ही होंगे, जिसका संबंध वैसे तमिलनाडु से है। अरुणा रॉय भाई, इसका यहाँ पर क्या योगदान रहा था आप सभी को पता होना चाहिए। अरुणा रॉय जो कि तिलोनिया गांव से संबंधित है, यहाँ पर रही थी बाद में। और ये पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार, पहले सूचना का अधिकार नहीं था, सूचना का अधिकार पारित करने वाली यही है अरुणा रॉय, जिसे मैग्सेस
पुरस्कार से नवाजा गया बाद में। मैग्सेस पुरस्कार, ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैग्सेस पुरस्कार से 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार प्राप्त हो गया था हम सभी को। और देश की एकमात्र जो कि बाल संसद है, एक बार मिटा लेता हूँ मैं, सॉरी, बात कर रहे थे तिलोनिया गांव की। तिलोनिया गांव अजमेर में एक ऐसा स्थान है जहां पर बाल संसद, जैसे हमारे भारत में संसद है वैसे यहाँ पर बाल संसद है। बात कर रहे थे तिलोनिया गांव की, किसकी, जो कि अजमेर में ही है। यहाँ पर बाल संसद है, यानी निकटवर्ती जो भी 20 से 25 स्कूलें हैं गांव की, उनकी बाल संसद होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बनता है। जैसे हमारी संसद में जो संसद है केंद्रीय संसद, उसमें जितने नियम है इसमें भी इतने ही नियम है। बाल संसद होती है, इसका एक प्रधानमंत्री होता है, वो भी कहाँ है, तिलोनिया गांव में है, जो कि स्कूलों से संबंधित है, स्कूलों की देखरेख। इसका जो प्रधानमंत्री होता है, इसमें चुनाव भी होते हैं, वो सभी होते हैं बाल संसद, और सब बाल सभाएँ भी होती है यहाँ पर। तो ये कहाँ है, तिलोनिया गाँव जो अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। ये बात कर ली अपने तिलोनिया गांव की। तो तिलोनिया गांव के बाद में बात कर रहे थे आज हरियाली अमावस्या। आप सभी को पता है, कमेंट में बता दिया होगा दोस्तों ने, हरियाली अमावस्या को अजमेर में कौन सा मेला भरता है, आपको बताना है कमेंट करके। हरियाली अमावस्या को हमारा अगला रहेगा मांगलियावास। यह कहाँ पड़ता है, यह भी अजमेर में ही पड़ता है। अजमेर में मांगलियावास एक स्थान का नाम है जहां पर हरियाली अमावस्या आज के दिन मेला भरता है। हरियाली अमावस्या कब आती है भाई, श्रावण अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। अमावस्या के दिन मेला भरता है। यहाँ पर कल्प वृक्ष का मेला भरता है, राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष। आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष का मेला कहाँ भरता है, अजमेर में। अजमेर ऑप्शन में ना हो तो मांगलिया होगा, मांगलिया नहीं होगा तो अजमेर आपको जरूर मिलेगा। मांगलिया आवास में हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला भरता है। यह हो गया हमारा पर्यटन स्थल के बारे में। तो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे। राजस्थान में अजमेर जिले का प्रथम स्थान किन किन में है, तो प्रथम स्थान किन किन में है, यहाँ पर प्रथम आयुर्वेदिक औषधालय भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। हम हमारा अब आज का अंतिम पॉइंट रहेगा इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है आपको बता दूंगा मैं, वो महत्वपूर्ण तथ्य आज बात करेंगे। राजस्थान में अजमेर का प्रथम स्थान किन किन में है। पहले बात कर लेते हैं डेयरी की, जो भारत में प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी, ये कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। और बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो भारत में प्रथम आयुर्वेदिक औषधालय, नहीं राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में प्रथम स्थान, राजस्थान में प्रथम आयुर्वेदिक औषधालय भी कहां पर स्थित है, प्रथम आयुर्वेदिक औषधालय वो भी कहां पर स्थित है, अजमेर में। आप सभी को पता होना चाहिए। अजमेर में स्थित। और राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल वो भी कहां पर स्थित है। 3 नंबर हमारा हो जाएगा राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, हाई सिक्योरिटी जेल, ये भी कहाँ है, घूघरा घाटी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, घूघरा घाटी अजमेर में। आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी प्रथम स्थान पर रहता है अजमेर में, उसके बारे में आप सभी को बता दूंगा आज। तो एक हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पर है दोस्तों, घूघरा घाटी अजमेर में। और राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी 4 नंबर हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम
पुष्प मंडी। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? गनाहेड़ा, जो पुष्कर में पड़ता है। यह भी कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर जो कहाँ पर स्थित है आपको बता दूं, अगला हो जाएगा 5 नंबर हमारा। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर ये कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। और कमेंट करके बताओ पुष्कर झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? आपको कमेंट करके बताना है पुष्कर झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था। हाईटेक डाकघर कहाँ है? राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा रह जाएगा राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र। 6 नंबर पॉइंट, राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र यह भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। दोस्तों ये थे 5 पॉइंट, जो कि 6 पॉइंट राजस्थान में अजमेर अपना प्रथम स्थान रखता है इनके बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो फिर आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और राजस्थान का प्रथम जो जिला दर्शन था इसके बारे में हम अगले कल की क्लास में करेंगे। राजस्थान के प्रथम इस अजमेर के प्रमुख मंदिर मस्जिद जो कि मकबरे हैं उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो आज पर्यटन स्थल के बारे में हम देख रहे थे। पर्यटन स्थल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। अब आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।